नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि। तो लंदन पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी और दिया गया है उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर। ब्रिटेन प्रधानमंत्री कैमरून ने तहे दिल से आधिकारिक स्वागत किया गया है और ब्रिटेन में नमो नमो का जो राग है वो एक बार फिर से नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय मूल के जो लोग हैं वहां पर वो नमो नमो का राग अलाप रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय मूल के लोगों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे और इसी के अलावा उनके कार्य प्रोग्राम में जो शामिल होगा वो महारानी के साथ लंच करना भी शामिल है। महारानी के साथ लंच करेंगे। अभिनेता और फिल्मकार जो इस पूरे मामले को लेकर सड़कों पे किस तरह से लोग इस वक्त आए हुए हैं, स्वागत कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वहां पर पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी और इसके साथ कई उम्मीदें हैं जो जाग गई हैं। क्या ये उम्मीदें हैं, यही छानेंगे आज हम। जी हां, तो देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं 3 दिनों के लिए ब्रिटेन और पीएम का बहुत तहे दिल से वहां के लोगों ने स्वागत किया है। ब्रिटेन के साथ आर्थिक संबंधों को सुधारने और उसे मजबूत करने पर लगातार बातचीत होगी। इसी के साथ उनकी ये कोशिश भी रहेगी कि इस सुधरे संबंधों से भारत में ब्रिटेन का निवेश तेजी के साथ बढ़े। देखिए खास रिपोर्ट। विपक्षियों के हमलों को दरकिनार करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर बुलंद आवाज के साथ ब्रिटेन पहुंचे। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा में ब्रिटेन के साथ आर्थिक निवेश और संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। पीएम के ब्रिटेन दौरे पर क्या कुछ खास रहा, आइए एक नजर डाल लेते हैं। पीएम के इस दौरे से भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंध और मजबूत बनेंगे, जिससे पीएम का सपना मेक इन इंडिया को भी पंख लगने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दूसरे दिन लंदन में कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। मोदी यहां रोल्स रॉयल और वोडाफोन समेत कई कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में मोदी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के लिए सभी सीईओ से बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी 13 नवंबर को लंदन के वेम्बले स्टेडियम में भारतीयों को संबोधित करेंगे। जाहिर है पीएम मोदी के भाषणों को लेकर भी लोगों में उत्साह और बेसब्री होगी, क्योंकि विदेश यात्रा को लेकर भारत में लगातार उन पर हमले हो रहे हैं और हाल ही में एनडीए बिहार चुनाव भी हारी है। ऐसे में पीएम मोदी किस तरह अपनी बात विदेश में रखते हैं, इस पर पूरी दुनिया की नजर होगी। पीएम मोदी को ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ की ओर से लंच भी दिया जाएगा, जहां पीएम ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरन के साथ ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। इसी के साथ लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर में मौजूद महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाएंगे। पीएम का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर म्यूजियम जाने का भी कार्यक्रम है। कुल मिलाकर मोदी की ब्रिटेन यात्रा कई मायनों में खास मानी जा रही है, लेकिन विपक्षियों की माने तो मोदी विदेश भ्रमण छोड़ देश के हित को लेकर कुछ सोचें। और ऐसा पहली बार नहीं, बल्कि मोदी के हर विदेश दौरे पर विपक्षियों ने मोदी पर वार किया है। आपको बता दें कि मोदी ब्रिटेन यात्रा से पहले अब तक 20 से ज्यादा दौरे कर चुके हैं। आइए एक नजर डालते हैं पीएम के विदेश दौरों पर। 3 और 4 अगस्त 2014 नेपाल गए। 19 नवंबर 2014 को फिजी गए। 30 अगस्त से 3 सितंबर तक 2014 में जापान यात्रा की। 26 से 30 सितंबर 2014 अमेरिका की यात्रा। 25 से 27 नवंबर 2014 को दोबारा नेपाल गए। 10 से 11 मार्च 2015 सेशेल्स की यात्रा। 13 और 14 मार्च 2015 श्रीलंका की यात्रा। 30 मार्च 2015 सिंगापुर गए। 9 से 16 अप्रैल 2015 फ्रांस, जर्मनी और कनाडा गए। 14 से 19 मई 2015 चीन, मंगोलिया और साउथ कोरिया की यात्रा की। मोदी ने 26 मई 2014 को पीएम बनते ही ठीक अगले महीने नेपाल की यात्रा की, जिसके बाद से मोदी ने यात्राओं की झड़ी सी लगा दी।
20 से ज्यादा यात्राओं का दौरा खत्म हो चुका है और इस बार वो ब्रिटेन में हैं। कांग्रेस सरकार के समय पीएम रहे मनमोहन सिंह ने 5 साल जितनी यात्राएं की थी उतनी तो मौजूदा पीएम मोदी ने 1 साल में ही कर ली। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं आगामी 5 सालों में मोदी विदेश यात्राओं के अब तक के सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी हाँ, तो कुछ इस अंदाज में रहती है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा। लेकिन इस बार की विदेश यात्रा क्या कह रही है? आखिर इस विदेश यात्रा पर विपक्षी हमलावर क्यों है? इसी के जवाब हम तलाशेंगे हमारे प्रोग्राम न्यूज लाइव में। जो मेहमान इस वक्त इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, मैं परिचय करा देती हूं। हमारे साथ में मौजूद हैं वीएस दुबे, नेता कांग्रेस। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अशोक गोयल, नेता बीजेपी। हमारे साथ मौजूद हैं पुष्परंजन, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद हैं, और इरफान खान साहब, सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। मैं पीयूष जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। इस विदेश यात्रा को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो नरेंद्र मोदी का जो प्रधानमंत्री के बनने के बाद एक एजेंडा रहा है कि कई देशों में जाना और वहां से एक निवेश को अपने देश में लेके आना। उसी की कड़ी में ये उनकी 29वीं विदेश यात्रा है और एक तरह का मैं कहूँगा रिकॉर्ड है। लेकिन वो चूंकि ये चाहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की जाए, तो वो इसके लिए विदेशी निवेश यहाँ करवाने के लिए ये तमाम कवायद कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो भारत और ब्रिटेन के बीच के जो रिश्ते बहुत समय से एक तरह से बहुत ढीले पड़े हुए थे। हालांकि कैमरून जो है इस बीच जब 3 बार जो इंडिया आ चुके हैं नरेंद्र मोदी के जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद से, तो उनको भी कुछ खास हासिल हुआ नहीं है। जहां तक पाकिस्तान और भारत और ब्रिटेन के ट्रेड का जहां तक की संबंध है, तो निश्चित रूप से ये दोनों ही देशों, मैं देखता हूं इस यात्रा को, दोनों ही देशों को अपने अपने तरीके से जो है अपने अपने देश के लिए जो है एक अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए, उद्योग बढ़ाने के लिए और निवेश बढ़ाने की एक कवायद के रूप में मैं देखता हूं। और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनका एक स्टाइल है कि अपने को प्रचारित करना, अपने को ये जो एनआरआईज के बीच में उनको जमा करवा के और मोदी मोदी के नारे लगवाना और एक तरह का जो है प्रभामंडल बना देना दूसरे देश के वहां के लोगों के बीच में, और वहां के जो सत्ताधारी जो वहां के लोग हैं उनके बीच में एक इस तरह का प्रभामंडल बना देना, ताकि जो है उसके दबाव में आके वहां की सरकारें जो है एक ऐसा समझौता कर लें भारत के साथ जो भारत को लगे कि उसके लिए लेकिन सवाल ये भी है पीयूष जी, केवल प्रभामंडल बना लेने से सारी चीजें जो है, सारी बात जो है वो हल नहीं हो जाती है। ये जो दबाव बनाने वाली बात है, लेकिन वो दबाव जो है वो कारगर साबित भी नहीं होता। पिछली विदेश यात्रा कहीं ना कहीं यही कहती है। निश्चित रूप से देखिए आप देखिए, अगर देखिए कि भारत चीन के राष्ट्रपति यहाँ आए थे, कितना जोर शोर हुआ था, कितना जब प्रधानमंत्री चीन गए थे, कितना और उसके बाद चीन का रवैया हमारे साथ, उसके बाद चीन का रवैया आप देखिए क्या हुआ है, जहाँ किस तरह से चीन लगातार हमें परेशान कर रहा है और पाकिस्तान का पक्ष ले रहा है। दूसरा आप देखिए जो बहुत बड़ी बात कही गई थी ट्रेड को लेके, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री की खुद की रिपोर्ट है अप्रैल इसी साल अप्रैल में, जिसमें कहा गया कि वित्तीय वर्ष 215 के लिए जो है लगातार जो ट्रेड डेफिसिट है वो भारत का ट्रेड डेफिसिट जो है 34% बढ़ गया है, जहां तक चाइना और भारत का ट्रेड का संबंध है। तो लगातार ये ट्रेड डिफिसिट, आपका एक्सपोर्ट तो बढ़ नहीं रहा है और चीन की तरफ से इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये ट्रेड डेफिसिट जो है लगातार बढ़ रहा है। तो आप कहां पे खड़े हो रहे हैं? आप तमाम जगह तो जा रहे हैं ट्रेड बढ़ाएंगे, जब तक कि आपने 100 बिलियन डॉलर्स की बात कही थी कि भारत और चीन के बीच में जो है उद्योग होगा, व्यापार होगा। लेकिन अभी की स्थिति सितंबर का ये आंकड़ा है कि ये कहीं ना कहीं 50% के आसपास, यानी कि विदेश दौरे जिस नीयत से किए जाते हैं या जिस वजह से किए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं उतनी सफलता हाथ नहीं लग रही है जितनी उम्मीद की जाती है। चलिए, बहरहाल पुष्परंजन जी कैसे देख रहे हैं इन विदेश दौरों को आप? देखिए, इनके जाने से बहुत पहले 2-3 दिन पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वेस्टमिंस्टर, वहाँ पर एक स्क्रीन पे सुबह 9 बजे संडे का दिन आवाज नेटवर्क एक संस्था है ब्रिटेन में, उसने करीब 10-12 मिनट तक दिखाया स्क्रीन पर मोदी नॉट वेलकम, और स्क्रीन में वो कल से चल रहा है, एक वॉल पे भी बाकायदा दिखाया। नहीं पूरा चल नहीं, बस इतनी ही देर चली और उसके बाद वो बाकी वायरल हुआ वो ओम, और ओम को कन्वर्ट होते होते स्वास्तिक में बदला, और स्वास्तिक वहाँ का वो दूसरा स्वास्तिक है जो फासिज्म वाला स्वास्तिक है।
तो एक तरह से वो चेहरा दिखाया गया, प्लस 12-13 संगठन आवाज से जुड़े हुए जो सिख हैं, माइनॉरिटीज को, जो तमाम ब्रिटेन में जो इंडियन कम्युनिटी से जुड़े हुए संगठन है, उन्होंने उसका विरोध किया था कि हम मोदी जी के खिलाफ वहां पर मुर्दाबाद या नॉट वेलकम इस तरह की चीजें उठाएंगे और वहां हंगामा करेंगे, उनके आने पर मानवाधिकार हनन का सवाल उठाएंगे। दूसरा, ब्रिटिश सांसद जो है वहां पर 46 ब्रिटिश सांसदों ने मानवाधिकार हनन के मुद्दे को उठाने के लिए सरकार को नोटिस दिया है, कैमरून सरकार को, तो हम वहां पर, और उसका नेतृत्व कर रहे हैं जेरेमी कोर्बिन, जो वहां ब्रिटिश लेबर पार्टी जो विपक्ष में है उसके वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके माध्यम से दिया गया कि हम ये सवाल उठाएंगे मानवाधिकार हनन का, जिसमें गुजरात दंगे की बात है। 3 लोग जो ब्रिटिश मूल के थे और वहां पर गए थे गुजरात 2002 में घूमने के लिए, उनकी हत्या हुई थी, और उस दंगे में उसके बाद जिनका नाम या जो भी आया था उसके साथ कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी, तो सरकार, ब्रिटिश सरकार में जो वहां पर है वो भी इस मुद्दे को उठाएंगे। तीसरा जो लाइन है, आर्थिक लाइन, जिसकी वजह से वो गए हैं, जो 15-16 समझौते होने हैं और $15 बिलियन का वो डील होने जा रहा है, उसमें मैं थोड़ा आईना सरकार को दिखाना चाहता हूँ। जब यूपीए 2 तक, मतलब 13-14 का जो आंकड़ा है, भारत ब्रिटेन का जो व्यापार है वो $15.82 बिलियन का था, जो घटकर एक साल में, मोदी के इस काल में 14.33 बिलियन डॉलर हो गया, यानी 9.39%, 10% के आसपास का आंकड़ा है कि घट गया व्यापार भारत और ब्रिटेन का, ये मोदी जी के रहते हुए ये ट्रेड। तो कई सारे सवाल हैं, पैनलिस्ट बाद में बहस होगी उस पर, तो ये कई आयाम है इस यात्रा के। एक यात्रा में आप बहुत ज्यादा शोर करेंगे, शोमैनशिप दिखाएंगे, कल जो होना है वहां पर वो एक पक्ष है, जैसे पिछले विदेशी दौरे में शी भी गए थे कुछ दिन पहले, चीनी राष्ट्रपति गए थे वहां पर, और जो ट्रेड का होना तो शोमैनशिप नहीं हुआ, अपना ट्रेड का की बातचीत हुई है, वहां से चले आए। और कम से कम जो है वो $70 बिलियन के जो है वो वहां पे उनका ये एग्रीमेंट। हालांकि आज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के गेस्ट बनेंगे, उनके फार्म हाउस पे रुकेंगे मोदी जी, निजी संबंधों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश होगी, लेकिन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उनके नाम रखने से पहले ट्वीट किया था, वेलकम टू पीएम मोदी फ्रॉम ब्रिटेन्स इंडियन कम्युनिटी। क्या इसका अर्थ निकलता है? जाहिर तौर पर बिल्कुल, मतलब एक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उनका वेलकम नहीं कर रहा है, वो मैड्रिस कह रहे हैं कि ब्रिटेन में जो 1.6 मिलियन जो कम्युनिटी है, जाहिर सी बात है, और ऐसी परिस्थितियों में आप कैसे मान सकते हैं कि यात्रा बहुत ज्यादा सफल साबित होगी, क्योंकि आर्थिक जो डिलीवरी होगी वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है कि क्या इसमें उसके आयाम निकल। चलिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता हमारे साथ में मौजूद हैं, लेकिन पहले मैं इमरान खान साहब आपके पास आना चाहूंगी। सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, देश के प्रधानमंत्री लगातार विदेश दौरे कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से सार्थक साबित नहीं हो रहा है और उस पर सवाल भी कई उठ रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं उसे? इसमें सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा जी, सर ने जो बात कही है वो बिल्कुल सच कही है कि विदेशी दौरों में प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं तो वहां पर मोदी के नारे लगाए जाते हैं, यानी एक शोमैनशिप के एक शो दिखाना कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ, पार्टी बहुत पॉपुलर है, और फिर वहीं दूसरी जगह कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और फिर उनके विरोध प्रदर्शन होता है। ब्रिटेन में भी वो हुआ विरोध प्रदर्शन उनका, तो उससे जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसके पास में 2 चीजें जाती हैं, या तो पार्टी जो है इनके अपने मुल्क के अंदर भी समाज बटा हुआ है, और हमारे यहाँ जो एनआरआई हैं जो बाहर से रह रहे हैं, हिंदुस्तानी जो रहते हैं, कि यहाँ पर भी इन समाज को इन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया है। जबकि ये चीज ना होकर आप एक ट्रेड के लिए जाते हैं तो आप वहां पर उसी चीज के लिए जाएं, आप वहां पर ट्रेड की बातें करें, शोमैनशिप दिखाने की जरूरत नहीं है। देश के अंदर जो बढ़ती इंटॉलरेंस है, जो असहिष्णुता है, जब वहाँ के न्यूज चैनल्स, वहाँ के न्यूज़पेपर्स और मैगजीन के अंदर हिंदुस्तान के अवाम की ये सारी बातें वहाँ जाती होंगी, यहाँ के साहित्यकार, पत्रकार, ये सब चीजें जाती होंगी, तो जाहिर सी बात है उस पर नेगेटिव असर पड़ता है। नेगेटिव असर पड़ता होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बात आप अपनी रखने के लिए जा रहे हैं, जो विश्वसनीयता वहां पर बनाने के लिए जा रहे हैं, वो आपको कैसे मिलेगी अगर इसी तरह की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं? बहरहाल कैसे देख रहे हैं दुबे साहब आप? देखिए गीतांजलि जी, ऐसा है, एक देश के नागरिक होने के नाते
हमें भी हक है कि हम कुछ, अगर ऐसे हमारे मन में कोई संकोच होता है तो प्रधानमंत्री जी को आगाह करें। प्रधानमंत्री जी का चुनाव 5 साल के लिए हुआ है और 125 करोड़ भारतीय लोगों की किस्मत का फैसला उनके पास है। किस रफ्तार में ले जानी है इकोनॉमी, किस लोगों को किस तरफ दिशा निर्देश देना है, एक प्रधानमंत्री जी के पास है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो 18-19 सालों से 18-19 महीनों से वो या तो जाके झारखंड में शिबू सोरेन से उलझ जाते हैं, बिहार में लालू जी से उलझ जाते हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना से उलझ जाते हैं, हरियाणा में जाके चौटाला बंधुओं से उलझ जाते हैं। बाकी जो समय बचता है वो विदेशों में बीतता है। अगर विदेश में इन्वेस्टमेंट लाने का यही एक जरिया है, प्रधानमंत्री जी का यात्रा है, तो हमें लगता है डेमोक्रेसी प्रोसेस में हल्का सा हमें चेंज करना होगा और 2 प्रधानमंत्री जी का चुनाव करना होगा। ये प्रधानमंत्री जी एक इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे, एक प्रधानमंत्री एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाएंगे। जो एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे ये देश का कार्यकलाप, जो इन्वेस्टमेंट होंगे बाहर से इन्वेस्टमेंट लाएंगे। अगर यही एक जरिया है क्या, अगर यात्रा करने से इन्वेस्टमेंट आता है तो ठीक है, प्रधानमंत्री जी बाहर ही रहे। लेकिन देश में ऐसी मूल्य समस्याएं हैं, दुबे जी कोशिश करने में तो कोई हर्ज भी नहीं। कोशिश करने में, अगर कोशिश करने में यही एक जरिया है तो प्रधानमंत्री जी जो मीटिंग कर रहे हैं वहां पे, प्रधानमंत्री जी वहां देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहां देश की बात आती है उसके पहले कतार में मैं पहला आदमी होगा जो तालियां बजाऊंगा प्रधानमंत्री जी के भाषण पे, और बहुत जोश शोर से प्रधानमंत्री का स्वागत करूंगा अगर मैं भी एनआरआई रहूंगा तो ये चीजें है। लेकिन कोशिश करने से हमें कोई परहेज नहीं है। लेकिन कोशिश करने में जो 5 साल बाद जनता कैलकुलेट करेगी वो गुड गवर्नेंस की बात होगी। ये नहीं वो कैलकुलेट करेगी कि वहां इंग्लैंड में कितने लोग जुटे थे, जर्मनी में कितने लोगों की मीटिंग हुई थी, ऑस्ट्रिया में कितने लोगों की मीटिंग हुई थी। तो उसके बाद गुड गवर्नेंस जो है और जो निजी प्रॉब्लम है वो निजी प्रॉब्लम महंगाई का, बेरोजगारी का है, जो आम जनता की प्रॉब्लम है, क्या ये प्रॉब्लम दूर हो रहे हैं? क्या इस प्रॉब्लम का कोई निदान है? क्या इस प्रॉब्लम का निदान करने के लिए वही एक जरिया है क्या? रही बात, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, अगर आपको इतना इज्जत मिल रहा है, इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो एक बने बनाए आपको देश मिल रहा है, इसमें 60 वर्षों की हमारी भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जिसके चलते आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी अगर भारतवर्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि भारतवर्ष एक ऐसा इकोनॉमी है जो हो सकता है कि भारत की इकोनॉमी के, जहां इकोनॉमी के रफ्तार में हमारी गतिरोध हुई होगी कि हम कम रफ्तार से विकसित किए न किए, लेकिन जो भी रफ्तार था वो अटल था। रिसेशन में भी, जो रिसेशन आज भी है और कल भी था, उस रिसेशन में भी 1% भी हमारी इकोनॉमी नीचे नहीं हुई, बस स्थिर हो गई। लेकिन नीचे, जहां तक यूरोपियन कंट्री का सवाल है, बहुत सारी कम 2-4 दिवालिया हो गए और 2-4 दिवालिया के कगार पे है, लेकिन उनका रफ्तार तो तेज था, लेकिन उनकी इकोनॉमी अटल नहीं थी। हमारी इकोनॉमी अटल थी। तो इसमें जो 60 वर्षों की हमारी भी देन है, आपको हमारी भी देन को याद करना चाहिए। एक विरोधी, चलिए हम आपके साथ हैं। अगर अच्छे काम होते हैं, देश में इन्वेस्टमेंट आता है, देश की विकास आता है, तो हम साथ हैं। लेकिन अगर जो देश की समस्याएं हैं, आम जनता की समस्याएं हैं, गरीब लोगों की समस्याएं हैं, तो उसका आवाज उठाने का भी हमें हक है और हमारे हक को आप छीन नहीं सकते। चलिए, अशोक गर्ग जी, नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, कैसे देख रहे हैं सभी? देखिए, मेरे कांग्रेसी मित्र ने जो बात कही है कि आवाज उठाने का हक नहीं छीनना चाहिए, निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्हें पूरा अधिकार है, लेकिन किसी भी पक्ष को गलत ढंग से प्रस्तुत करना उसका अधिकार उन्हें नहीं है। मोदी जी की सरकार 10 सालों की एक ऐसी सरकार रही जिसके बीच में डिसीजनिंग पावर कहीं समझ लो कुछ ही हाथों में केंद्रित थी, या एक सरकार जो कहीं ना देश में ना विदेश में किसी भी प्रकार का स्थान नहीं बना सकी, केवल अगर स्थान बना तो घोटालों में सबसे आगे रहने का एक कीर्तिमान स्थापित कर सकी। लेकिन उसके तुरंत बाद जैसे ही वातावरण बदला है, मोदी जी सारे विश्व में भारत के पक्ष को, एक मजबूत सरकार के पक्ष को लेकर गए हैं। जहां जहां गए हैं, विश्व में उनके प्रति क्या भावना रही है, देश के 125 करोड़ देशवासियों का किस तरीके से मनोबल बढ़ा है, कैसे उन्होंने योग को पूरी दुनिया से मनवाया है, कैसे भारत के युवाओं के बारे में उन्होंने विदेश में दृष्टिकोण अपना रखा है कि आप आइए, व्यापार कीजिए, यहाँ आइए, भारत को आपके पास युवा हैं, हमारे पास तकनीक है, हमारे पास साधन है, हम आपको सब उपलब्ध कराएंगे। अगर मेक इन इंडिया के अंतर्गत कोई विदेशी अगर आकर पूंजी निवेश करते हैं
तो निश्चित रूप से भारत के युवाओं को रोजगार भी, और यहाँ का माल अगर बनता है तो यहाँ के कारीगर को भी, हर एक को फायदा होने वाला है। तो पूरी योजना जो है, अशोक जी, ये सब दूरगामी है। जितनी योजनाएं, जितनी नीतियां निर्धारित कर कर आप चल रहे हैं और जितना आप उम्मीद कर रहे हैं कि विदेशी हमारे देश में निवेश करेंगे और देश में रोजगार बढ़ेगा, जो युवा लोग हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा, तमाम अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत बेहतर होगी, लेकिन ये सब दूरगामी है। अगर इसकी ताजा अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो वो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए शायद सवाल उठ रहे हैं कि किसी विदेश यात्रा से कुछ तो लाभ हुआ हो। अब तक इतनी विदेश यात्राएं कर चुके हैं देश के प्रधानमंत्री। पीयूष जी ने कहा चीन का एक एग्जाम्पल इसमें बहुत बड़ा है। चीन की किस तरह से लगातार चीन हमारे खिलाफ वो करता रहा है। नेपाल को बढ़ चढ़ के आपने उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया, लेकिन नेपाल ने भी जिस तरह से हमें एक तरह से नकार दिया, पीछे आपने बयान सुना होगा। तो कहीं ना कहीं जो कदम आप बढ़ा रहे हैं वो सार्थक तो साबित हो, धरातल पर अगर आए तो वो कहीं पे भी साबित नहीं हो रहे हैं। जी अशोक, देखिए 48% निवेश भारत में बढ़ा है पिछले 13-14-15 महीने के शासन में। ये कहना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ हवाई है। कारण यह है कि हमारा देखने का नजरिया है प्रत्येक वर्ग के हित के लिए, कहीं ना कहीं मजदूरों के लिए किस तरीके से पेंशन योजना के उसमें लाभ दिया जा सके, किस तरीके से जो है गरीबों के लिए जो है किस तरीके से योजना जो है बीमे के संबंध में लाई जा सके, किस तरीके से योजना भी नहीं, एक और भी चीज है, मुद्रा योजना के अंतर्गत कैसे जो है छोटे छोटे कामगारों को, गरीब दलित समाज के ऐसे लोगों को जिन्हें पैसे की जरूरत है, कम ब्याज पर ऋण दिया जा सके, किस तरीके से पक्के मकानों की पूरी जो है योजनाबद्ध तरीके से सब लोगों को मकान दिए जा सके, सारी योजनाएं। और उससे पहले जो नहीं, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाएगी। जो अर्थव्यवस्था हमें मिली है, जिस तरह की अर्थव्यवस्था मिली है, उसमें भी किस तरीके से सुधार को, देश को आर्थिक दृष्टि से मजबूत कर सके। 7.4। चलिए, आर्थिक दृष्टि से देश कितना मजबूत हो रहा है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। समय समय किस हिसाब से ये मजबूत हो रहा है, मजबूती मिल रही है, गति मिलेगी या नहीं मिलेगी, तमाम सवाल हैं, वो जानेंगे, उसके जवाब हम आपसे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस विदेश यात्रा की जिससे काफी उम्मीदें हैं। ब्रिटेन पहुंचे हैं, 3 दिन की ये यात्रा है। इसमें कई काम हैं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करने हैं और इसमें निवेश जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश की जा रही है इसके जरिए, लेकिन क्या इससे गति मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये एक बड़ा प्रश्न जरूर है। और जो मेहमान इस वक्त इसी प्रश्नों को हमारे साथ में खंगाल रहे हैं, उनसे एक बार फिर से परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही पुष्परंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अशोक गोयल, नेता बीजेपी, वीएस दुबे जी हमारे साथ में मौजूद हैं, नेता कांग्रेस, और साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान, सामाजिक कार्यकर्ता। पीयूष जी, अभी ब्रेक से पहले आपने देखा अशोक जी ने इन बातों को रखा कि कैसे जो नीतियां हैं वो निर्धारित की गई हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो नीतियां दूरगामी है, उनका जो परिणाम है वो बहुत अभी दूर रखा है, उसको अभी आते आते वक्त लगेगा। लेकिन हमारे देश की जो ताजा स्थिति है, जो परिस्थितियां हमारे देश में बन रही हैं, उन पर तुरंत काम करने की जरूरत है, वरना देश में जो है हालात बद से बदतर हो जाएंगे। ये कई मामले बता चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर काम करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से देखिए, हमें इसमें कोई दो राय आपत्ति नहीं है कि दो राय नहीं है कि आपको निवेश चाहिए, आपको अपने उद्योग को आगे बढ़ाना है तो आपको निवेश चाहिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की चाहिए। लेकिन खाली निवेश विदेशी, वो भी विदेशी निवेश आधारित अर्थव्यवस्था आप पूरे विश्व में देख लीजिए। आज चीन की स्थिति क्या हो रही है आप देखिए, इतना बड़ा देश, महाशक्ति वो बन गया, आर्थिक महाशक्ति, आज उसकी भी अर्थव्यवस्था डोल रही है, क्योंकि पूरी निवेश आधारित अर्थव्यवस्था वो बंदी चली जा रही है वहां की भी। तो सिर्फ निवेश से काम नहीं चलेगा। निश्चित रूप से जैसा कि गोयल साहब कह रहे थे कि ये तथ्य है कि मोदी जी ने जो यात्राएं की हैं उसके बाद निश्चित रूप से जो है यहाँ पे विदेशी निवेश आया है और उसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उस विदेशी निवेश का फायदा मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हुआ है। ये भी एक तथ्य है। ये सरकार के मंत्रालय की अपनी रिपोर्ट है कि उसका फायदा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हुआ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए कोई तवज्जो नहीं दी गई इस सरकार की। सिर्फ पूरा जो अटेंशन है वो पूरी किस तरह से विदेशी पूंजी को लाया जाए। तो ये मेरा कहना है। दूसरा, आप ठीक है उस पर आप ध्यान दीजिए, लेकिन आपकी जो आर्थिक व्यवस्था है अपनी जो, उसमें देखिए जिस तरह से चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। अब जैसा कि अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि निश्चित रूप से जो जनता को क्या चाहिए, जनता को कितनी विदेशी पूंजी आ रही है उससे बहुत मतलब नहीं है। उसको ये मतलब है कि उसके लिए रोजमर्रा की चीजें कितनी उसकी पहुंच से बाहर होती जा रही हैं या उसके कब्जे में हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो आप देखिए कि ये सरकार के पूरे रिजीम में अभी तक के शासनकाल में जिस महंगाई का पे ये आक्रमण करते थे यूपीए सरकार के ऊपर चुनाव के दौरान, उससे कई गुना जो महंगाई बढ़ चुकी है। अनाज के दाम आप देख लीजिए किस तरह बढ़ गए हैं। जो फ्यूचर ट्रेडिंग चल रही है अनाजों में, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लाई थी, फ्यूचर ट्रेडिंग उसने शुरू कर दी थी अनाजों में, जिसको यूपीए सरकार ने भी फिर आगे चलाया, क्योंकि ये एक विश्व बैंक की योजना थी जहां की विदेशी कंपनियों का जिसमें एक कहीं कहीं बहुत बड़ी भूमिका है, ताकि अनाज का संकट पैदा हो, आपके यहाँ अनाज का उत्पादन कम हो, उसकी जो है कि आप उसको स्टोर करके रखें और उसका दाम बढ़ाएं और आपको वहां बाहर से अनाज को जो है आयात करना पड़े। और यही हो रहा है। देखिए दालों की जब किल्लत पड़ी, दाम बढ़ा दिए गए, स्टोरेज हुई, ठीक है, जमा कर दिया गया उसको, और अब बात हुई कि भाई इसकी कमी पूर्ति के लिए आप जो है विदेश है। तो ये किस तरह की अर्थव्यवस्था होगी, आप किस तरफ ले जा रहे हैं इस देश को। अगर आपकी पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ है क्या नाम इंपोर्ट पे आधारित हो जाएगी और विदेशी पूंजी पे आधारित हो जाएगी, तो किसको फायदा होगा? निश्चित रूप से फायदा होगा विदेशी कंपनियों को। और महंगाई कहाँ जाएगी फिर? ये भी महंगाई का आप आलम देख लीजिए। 200 रुपए से ऊपर की जो अरहर की दाल बिक रही थी, बाकी दालें भी 150-160 की चीज रही हैं। आलू के देख लीजिए आप, प्याज को देख लीजिए 50-60 रुपए। ये आम आदमी खाता है। ये इस देश का आम 50% से ज्यादा जो तबका है वो इस पे निर्भर है। पूरा आलू प्याज खाता है। जाहिर तौर पर तो कहीं ना कहीं ये टमाटर के आप दाम देख लीजिए, 50 रुपए से कम हुए ही नहीं दाम। तो सब्जियां इस भाव पे हैं, अनाज इस भाव पे है, तो आप विदेशी पूंजी से क्या कर लेंगे? आप किसके लिए विदेशी पूंजी ला रहे हैं? क्या विदेशी कंपनियों को खुश करने के लिए? आप दूसरी तरफ से जो है कि पूरा का पूरा जो है मजदूरों के लिए उनके अधिकारों पर कटौती करने के लिए, उनकी मजदूरी पे कटौती करने के लिए, उनके रोजगार पे कटौती करने के लिए, उनके रोजगार को कंपनियों के फायदे के लिए तय करने के लिए जो है आप जो है वो उसमें सुधार का एक बिल लेके आ रहे हैं, जिसमें कि पूरे मजदूर है उसके हाथ कट जा रहे हैं। उसको आपने
उन कंपनियों के, उन पूंजीपति मालिकों के हवाले कर दिया है कि वो जब चाहे वो ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार उनसे छीन लिया जा रहा है ताकि वो अपने अधिकारों की रक्षा न कर सके, अपनी आर्थिक लड़ाई नहीं लड़ सके। तो आप जो आर्थिक अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं वो किसके हक में बना रहे हैं? सवाल ये सबसे बड़ा है। और विदेशी पूंजी निवेश को जो ले रहे मोदी जी इतनी यात्राएं कर रहे हैं, आज वो 29वीं यात्रा अपनी विदेश यात्रा कर रहे हैं, तो ये विदेशी पूंजी निवेश किसके लिए आप चाहते हैं? क्या आम आदमी के लिए चाहते हैं? क्या इस देश के मजदूरों के लिए चाहते हैं? इस देश के किसानों के लिए चाहते हैं? या कि विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, मुनाफा पहुंचाने के लिए? और जो भारतीय बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो अंबानी हैं, अडानी हैं, इन तरह के जो बिजनेस समूह हैं, यानी कि यात्राओं का क्या औचित्य है? अगर यही परिस्थितियां हैं तो फिर कैसे, क्या मायने इन यात्राओं के निकाले जाए? जी अशोक जी, परिस्थितियों का चित्रण किसी भी नाटकीय ढंग से हम लोग कर सकते हैं। परिस्थितियां में मैं मानता हूं नहीं, मेरे बात मैंने आपके बीच में वस्तु स्थिति है। मैं आप ठीक है, आपने अनाज खाते हैं, आप भी दाल खाते होंगे, मैं वही बात आपकी सब्जी लेने जाते हैं, मैं भी बात आपकी वही बात कहने जा रहा हूं, लेकिन आप सुनने का धैर्य रखिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बताएं। आपका मैं बीच में नहीं बोला। जी जी, मेरा ये कहना है कि दाल महंगी हुई है, ये बिल्कुल असलियत है। और किस कारण महंगी हुई है? कहीं ना कहीं कुछ असामाजिक तत्वों की जमाखोरी इसके अंदर है। जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन व्यापार है उसका भी कई कुछ कारण हो सकता है, और उसको काबू करने के लिए पूरा प्रयास भी हो रहा है। विदेशों से दाल मंगाई गई, राज्यों का सहयोग उसमें नहीं मिला उठाने में, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, लेकिन दाल की कीमतों को काबू लाने के लिए सरकार, लेकिन विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ खाद्य पदार्थ जो डिमांड सप्लाई के आधार पर को थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हुआ है, या कुछ बड़े लोगों ने जो कहीं असामाजिक प्रवृत्ति के लोग हैं वहां कहीं जमाखोरी की है, तो उसको बहुत जल्द जो है धीरे धीरे उसको आम जनता को राहत दिलाने के लिए सरकार वही वर्ग है जो भाजपा का समर्थक है। मैं कह रहा हूं वो राहत दिलाने, ये बात कहना गलत है। सारे अरबपति खरबपति जो ऊपर के लोग हैं, ये बात कहना बिल्कुल गलत है। पिछले सरकार से अटैच और जुड़े हुए थे, कुछ उनके साथ में जो है ब्यूरोक्रेट्स, कुछ उसके साथ में बहुत सारी चीजें हैं। मैं बहुत सारी बातों को यहाँ नहीं कहूंगा। मेरा नहीं, मेरा ये कहना है, मेरी बात आप कहना ना, हाँ, मेरा ये कहना है कि ये सारी चीजें ठीक नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं बाजार में, भवन निर्माण की चीजें हैं, ईंट है सस्ता हुआ है, लोहा सस्ता हुआ है, बहुत सारी सीमेंट सस्ता हुआ है, बहुत सारा ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहता हूं महंगाई है, दालों पर महंगाई है, खाद्य वस्तुओं पर कुछ पर महंगाई है, इसको जल्द कोशिश करने के लिए पूरा सरकार जो है चिंतित है। ऐसा नहीं कि महंगाई पहली बार हुई है, महंगाई इससे पहले भी कई बार, अनेकों बार हुई है, और कहीं भी किसी भी कीमत पर अंकुश लाया जाएगा। इसके लिए सरकार पूरी तरीके से, हर तरीके से प्रयास करेगी। दूसरी बात, मोदी जी का विदेश दौरा, मोदी जी का विदेश दौरा, साथ में भारत का पक्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाइना के प्रधानमंत्री वहां से लौटे हैं और भारत के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। भारत चाइना से ज्यादा विश्वसनीय ब्रिटेन का दोस्त हो सकता है, इस पक्ष को रखने की स्थिति भी बनेगी। भारत जो है व्यापार की दृष्टि से भी दोनों देशों के संबंध आगे बढ़ सकते हैं। परमाणु ऊर्जा के मामले में और मामलों में हम बहुत सारी चीजें, हमें भी चाहिए, बहुत सारी चीजें हम देंगे भी। तो ये व्यापार बढ़ेगा तो निश्चित रूप से भारत के विकास में होगा। ये कहना कि हम जो है इसमें गरीबों का रोजगार छीन रहे हैं, ये बिल्कुल एकदम गलत बात है। अशोक जी, जितने भी विदेश दौरे हुए हैं, क्या इंतजार नहीं करना चाहिए आपकी? जो विदेश दौरे मैं कर चुका हूं, देश के प्रधानमंत्री जितने विदेश दौरे कर चुके हैं, उनसे कहीं ना कहीं अभी कभी कुछ रिजल्ट तो हाथ आए। लगातार ताबड़तोड़ विदेश यात्राएं हो रही है, विदेश यात्रा पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, करोड़ों रुपए भी देश की जनता के ही है जो लग रहे हैं इन विदेश यात्राओं पर। तो इन विदेश यात्राओं के पास होने के बाद में कुछ थोड़ा बहुत संयम रखना चाहिए, कुछ रिजल्ट तो देख लें। ताबड़तोड़ विदेश यात्राएं करने से कुछ हासिल तो नहीं हो रहा है। एक राष्ट्राध्यक्ष जाता है, अपनी बात, अपनी नीति, अपनी सरकार की नीति, चूंकि नहीं, तो अभी जहां तक अपनी बात रखी है, अपनी सरकार की नीतियां रखी है, वहां से कुछ बात आने तो दे, कोई रिजल्ट तो निकलने दे। मेरी बात कहने दीजिए, स्पष्ट बहुमत वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार है जो इस देश में राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ देश की बातों को मजबूती से मजबूत भारत बनाने की दिशा में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, उस सारी चीजों को विदेश में भी, और खासकर ऐसे देश में जिसके 200 साल तक हम कहीं ना कहीं गुलाम रहे, उनका शासन हम पर रहा, उस उन्हीं के पास आप भीख मांगने जा रहे हैं। हम कहीं भीख मांगने नहीं जा रहे, हम कहीं भीख मांगने नहीं जा रहे हैं, हम कहीं भीख मांगने नहीं जा रहे हैं, हम देने भी जा रहे हैं। हमने दिया भी जाकर लोगों को, ऐसा नहीं है। नहीं, हम किसी से भीख मांगने नहीं जा रहे हैं। विदेश यात्राएं हुई हैं, इन विदेश यात्राओं के बाद थोड़ा इंतजार नहीं करना चाहिए? हम किसी से भीख मांगने नहीं जा रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है और उसके बाद देश में
अशोक जी, जो देश में व्यवस्था इस वक्त जो हमारे देश में चल रहा है, कहीं ना कहीं उस पर ध्यान देना भी देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर आपकी पार्टी में देखा जाए तो दो बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं चारों ओर, देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह। इसके अलावा बाकी लोगों की क्या जिम्मेदारी समझ ही नहीं आ रहा, इसके अलावा और कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा है। आज की बहस का विषय नहीं है, नहीं आज की बहस का विषय नहीं है, लेकिन इसका हिस्सा जरूर है। अगर ये विषय है तो इस विषय पर आप इस तरह से देख रहे हैं इंडिया जी, सरकारों की अगर बात आती है तो मैं थोड़ा सा इस पे चाहूंगा। दुबे जी, मैं आऊंगी आपके पास। दुबे जी, मैं आऊंगी विषय पे बात कीजिए। दुबे जी, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आपको समय दूंगी बिल्कुल, लेकिन पुष्पेंद्र जी काफी देर से कुछ मैं देख क्या रहा हूँ कि विषय को डाइवर्ट करने के लिए टाइम कैसे कंज्यूम किया जाता है चैनलों पर। चलिए, उसमें महारत हासिल तो है सत्ता पक्ष के जो लोग होते हैं। चलिए पुष्पेंद्र जी, आप अपनी बात रखें, आप होने नहीं देंगे भाषण में वक्त नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। चलिए बताइए, थोड़ा सा जमीनी हकीकत को भी जानना चाहिए। जैसे 2011 में इसी ब्रिटेन से जो प्रोजेक्ट वहां निवेश के भारत में आए थे, प्रोजेक्ट 388 प्रोजेक्ट आए थे 2011 में, और कोई उस पर काम नहीं हुआ। जापान उसके बाद नेक्स्ट था, कंट्री था जहां प्रोजेक्ट उसके 165 प्रोजेक्ट थे भारत में। 211 से लेकर अब तक की समीक्षा की जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट ब्रिटेन से आए थे जो फेलियर रहे। वोडाफोन भी एक बड़ा केस था जिसका टैक्स को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, और अभी वोडाफोन के प्रतिनिधि ब्रिटेन में बैठे हुए हैं। मोदी जी की इस यात्रा के साथ ही वहां पर उनके प्रतिनिधि बैठे हैं और डिस्कशन होना है। कई सारे टैक्स रिजीम को लेके भारत से क्लैरिफिकेशन करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। एक दूसरा ये कि मोदी जी को लेकर इतना बघारा जा रहा है शान, थोड़ा उसकी सच्चाई भी जानिए। 2012 अक्टूबर में वहां से ब्रिटेन ने मोदी का आने पर से प्रतिबंध को उठाया। 10 साल तक प्रतिबंधित थे नरेंद्र मोदी जी गुजरात दंगे के बाद। तो आप जितना वहां पर चाहे 56 इंच 58 इंच का सीना करके जाइए, इस हकीकत को भी जानिए कि देश का ये पहला चेहरा है, राजनीतिक चेहरा, जिसको 10 साल तक उस ब्रिटेन में प्रतिबंधित किया गया था। और आप उस समय जा रहे हैं जब बिहार चुनाव के रिजल्ट के बाद आप जा रहे हैं वहां पर। तो आप जय घोष, परिस्थितियां बहुत ज्यादा अनुकूल भी नहीं है जी। दूसरा ये कि वहां पर डोजियर लेके गए हुए कि भाई दाऊद इब्राहिम के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं और यहाँ इन्वेस्टमेंट हैं, उसे ब्रिटेन वापस कराया जैसे भी दाऊद को घेर के, दाऊद के जहां भी एसेट लगे हुए हैं। लेकिन आप ललित मोदी का प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। ललित मोदी को कैसे वहां से लाना है, छोटे मोदी साहब को, इस बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। इस बारे में आपके ऑफिशियल्स नहीं डॉजियर दे रहे हैं कि वहां पर है तो और जिस वजह से आपकी खुद की पार्टी की इतनी फजीहत हुई, अच्छा मौका है, अच्छा मौका है, बिल्कुल इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता है। ये आपकी उपलब्धि बहुत बड़ी है ना। तो आप इस पे बात कीजिए, इस जमीनी हकीकत पे बात कीजिए। बाकी निवेश वगैरह अब वहां पर एक और चीज है, आप जिस ब्रिटेन का क्या इंटरेस्ट है, आप डेविड कैमरून इराक अपने फार्म हाउस में मोदी जी को क्यों रुकने के लिए मेहमान नवाजी कर रहे हैं? उसके पीछे आर्थिक कारण है। आर्थिक कारण ये है कि वहां से हॉक ट्रेनर एयरक्राफ्ट आपको ब्रिटेन को देना है, 20 और लेना है। ऑलरेडी वहां से हम 123 हॉक ट्रेनर ले चुके हैं और 17 आना बाकी है अभी। 20 और चाहिए, पता नहीं 20 को और क्यों, जो जब 17 की डिलीवरी अभी तक नहीं हुई है तो 20 और क्यों मांग रहे हैं आप उससे? और ब्रिटिश हॉक जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है वो सबसे ज्यादा कहीं दुनिया में ब्रिटेन ने बेचा है तो भारत में बेचा है। सबसे पूरे इस जोन में ऑस्ट्रेलिया से लेके इंडोनेशिया तक, इंडोनेशिया में हाईएस्ट 60 बेचा गया है, ऑस्ट्रेलिया में लगभग 34-35 बेचा गया है। भारत को ही क्यों इतना बड़ा मार्केट बनाया गया है इतने महंगे एयरक्राफ्ट, ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए? इस पे भी समीक्षा होनी चाहिए। आपका इसमें तो फेल कर रहा है मेक इन इंडिया कार्यक्रम, क्योंकि HAL से जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपको तो यहाँ बनाना है, तो ब्रिटेन क्यों यहाँ भेज रहा है साहब? ये एक प्रश्न है। चलिए, ये सारे प्रश्न बन रहे हैं। भारत को सामरिक दृष्टि से मजबूत करना, कहीं भी सेना की मांग के अनुसार या वक्त की मांग के अनुसार निर्णय लेना। तो यहाँ बनाइए ना। नहीं, मेरी बात ठीक है, यहाँ भी बहुत सारी चीजें बन रही हैं जो पहले कभी नहीं बनती थी। बताइए, बताएंगे, सब बताएंगे, आपकी जानकारी में भी है। और चाइना के बॉर्डर जो जितना जहाँ सीमा है उसका कहीं कभी किसी प्रकार से प्रतिरोध करने के लिए अगर सड़कें भी बननी चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था पूरे देश में। चाइना के जहां बॉर्डर है और जहां इस तरह की चीजें कि जहां में सुरक्षा के लिए कड़ी व्यवस्था के लिए सड़कों का निर्माण है,
एक प्रकार से मजबूत भारत बनाने के लिए जो भी तैयारी की जा सकती है। मजबूत तो करिए अशोक जी, सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त देश को मजबूत करने की। हाँ बिल्कुल, आप अर्थव्यवस्था ठीक है, वो बहुत जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है, देश के अंदर भी मजबूती लेकिन चाहिए। जिस मजबूत भारत की आप बात करें उसकी मजबूती को बनाए तो रखिए। आज हमारे देश में कई ऐसे लगातार जो घटनाएं हुई हैं वो इतनी निंदनीय है कि अगर बाहर उनका जिक्र जरूर हो रहा होगा तो देश की छवि पर सीधे सीधा असर पड़ रहा है। उसके बाद आप मजबूत भारत की बात नहीं कर सकते। चलिए दुबे जी, इन्होंने जवाब नहीं दिया गोयल जी ने ललित मोदी के इश्यू पर। ललित मोदी के इश्यू पर प्लीज एक बार चलिए जवाब जिज्ञासा जी अशोक जी, चलिए जवाब दीजिए। पूरे हमारे सारे मेहमान देखिए क्या मुद्दे उठाए जाएंगे क्या नहीं उठाए जाएंगे एजेंडा में क्यों नहीं? अभी से मैं नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से मोदी जी जैसा व्यक्ति, राष्ट्रवादी व्यक्ति, उनके दिमाग में कहीं नहीं भाई साहब प्लीज 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 कहीं भी कोई भी व्यक्ति जो है वो उस बात को कहीं ना कहीं विषय के अंदर जरूर लाएंगे। अभी ये कहाँ आ रहा है एजेंडे में कि हम जो है दाऊद की बात उठा रहे जाने, हमने छोटा राजन को लाना था, ले आए, हम दाऊद को लेकर आएंगे, इसमें क्या बात है? आप ये कहने में असमर्थ हो कि ये है मुद्दा या नहीं है, लेकिन आप ये तो बता दें कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से होना चाहिए। जो देश का हितैषी नहीं है, जो देश में बाहर जाके फंस गया है और देश में कहीं नुकसान किया है किसी भी तरह का व्यक्ति, और अगर ये नहीं होता है एजेंडे में शामिल तो ये बड़ी चूक है कि नहीं है? नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर वो चूक भी नहीं होनी चाहिए, चूक गलत है अगर चूक हो रही है तो, लेकिन वो ये भी सोचना है कि किस बारे में किस व्यक्ति की क्या सोच है। अभी आप अपने तरीके सोच रहे हैं, दूसरा दूसरे तरीके सोच रहे हैं, अपने तरीके से सोचना नहीं है, ये होना चाहिए। ये ऐसा पॉइंट है कि ये बहुत जरूरी है के लिए कोई और ये आप ही की पार्टी की छवि जो इस मुद्दे को लेकर बिगड़ी है उसको सुधारने का सही मौका था आपके पास। करेगा उसको कहीं नहीं छोड़ा जाएगा। चलिए दुबे जी, दुश्मनों को चुन चुन के मारेंगे। चलिए दुबे जी, मैं पुष्परंजन जी के बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। अपने दोस्त के भाजपा के मेरे मित्र हैं गोयल साहब, इनके बातों से इन्होंने कहा कि जो 10 सालों में सरकार मिली उसको 10 सालों की सरकार थी उसमें खाली करप्शन था। किसी के अगर घर में आफत होती है तो बाहर आउट स्टेशन टूर नहीं करता। प्रधानमंत्री जी को पहले ही माह से दूसरे माह से उन्होंने आउट स्टेशन ओवरसीज कंट्री दौरा चालू कर दिया। इट मीन्स उनको एक मजबूत अर्थव्यवस्था मिली थी। वो 10 सालों की मनमोहन सिंह की मेहनत का परिणाम था। आज विश्व भी रेस्पेक्ट उनका यही बढ़ा है। यूरोपियन कंट्री जो सर अब कुछ कदम आपकी ओर से नहीं उठाए गए, दूसरे की ओर से उठाए गए हैं तो आपको दिक्कत होती है। आपके कुछ पॉइंट तो माइनस रहे होंगे ना कि आप, चलिए आप बताइए। सुन लीजिए मेरी बातें पहले सुन लीजिए। अरे भाई मैं आप ही की बात नहीं कर रही, मैं तमाम राजनीतिक दलों की बात करती हूँ। उसी पे आ रहा हूँ मैं कि अगर या मजबूत अर्थव्यवस्था मिली हमने किया ना, उन्होंने विदेशी दौरा, और रही बात इन्होंने कहा कई लाख करोड़ का घोटाला था प्रधानमंत्री। अब सुनिए, चलिए अशोक जी बात औरों की भी सुनिए। इन्होंने कहा कि मैं आपके देश पास आ को जाऊँ। पहला प्रधानमंत्री ऐसे मिले हैं जो देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाए हैं। मतलब देश का स्पष्ट बहुमत वाली सरकार। थोड़ा सा अशोक जी संयम रखिए आप। मजबूत सरकार। आपकी बात पूरी सुनी गई है, थोड़ा सा संयम। जवाहरलाल नेहरू जी की बहुत ज्यादा नहीं कहना जवाहरलाल नेहरू के बारे में। और इंदिरा गांधी जी का स्पष्ट बहुमत नहीं थी क्या? क्या उनका विदेश नीति कोई नहीं था क्या? मैंने कहा गैर कांग्रेसी, मैंने कहा गैर कांग्रेसी सरकार। मूवमेंट उन्होंने बनाई थी, क्या ऐसे ही बन गया था क्या? मैंने गैर कांग्रेसी सरकार उनके किए को तो आज तक भोग रहे हैं। दुबे जी मैं फिलहाल उनके किए को तो आज तक भोग रहे हैं। दुबे जी मैं फिलहाल विदेश यात्रा पर सारी दुनिया जानती है कश्मीर समस्या किसकी जड़ है, उसकी जड़ कहाँ है। आप प्लीज मुद्दे की बात नहीं, ये गलत बात है। आप विषय को बदल रहे हैं, विषय को बदल रहे। कोई मोदी जी पर 1.25 साल के शासन में 1 करोड़ रुपए नहीं, विदेश नीति स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मोदी जी के नेतृत्व में देश का 125 करोड़ रुपए। एक बात, आप शांत थोड़ा सा शांत हो। आप आपके लिए प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप बिल्कुल उत्तर दीजिए। 18 महीनों में 19 कंट्री आपने दौरा किया। ये 19 कंट्री जो दौरा किया आपने, उस दौरे से क्या इन्वेस्टमेंट से कोई फायदा हुआ? देश इसमें जानना चाहते हैं, गरीब जनता जानना चाहती है। चुनाव के समय आपने कहा था मैडम जी आपने गरीबों का थाली छीन लिया, आज खाली है लेकिन खाली है। अब ये दर्द ये है, दर्द ये परेशानी है लेकिन खाली है। ये परेशानी जो है वो आपने देखिए समस्या ये क्या आपकी दौरे से इन्वेस्टमेंट
संभव है? अगर इमेजिनेशन संभव तो हम तो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी बाहर ही रहे। अगर हमारे देश के तमाम राजनीतिक दलों का ये रवैया रहा तो ये देश जो है जिसे मजबूत भारत की आप प्रधानमंत्री जी के सामने बतानी पड़ेगी, प्रधानमंत्री जी किस तरफ लेके जाना। बात तो खत्म होगी नहीं कभी। विदेश नीति आप इतना बोलिए, हमें भी तो कुछ बोलने चलिए का मौका दीजिए। लेकिन मुद्दे पर विदेश नीति किस परिप्रेक्ष्य में आपकी जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, सही है। देश को आपके देश को बतानी पड़ेगी। आप उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप दौरे पे दौरा करते जा रहे हैं और देश की जो मूल्य समस्याएं हैं वो खत्म होने के बाद और विकराल रूप लेते जा रही है। तो क्या ये समस्याएं खत्म होगी क्या? अगर आपके दौरा करने से ही देश का विकास होगा, मोदी जी का दौरा, तो कैसे होगा? आप उसको तो देश के सामने लाइए। थोड़ा सा सही। मोदी जी का दौरा देश के बाहर जहां भी जाते हैं, कहीं आराम गृह में या कहीं ऐसी जगह इस ग्रह में नहीं जा रहे हैं, केवल और केवल भारत के लिए। अगर दिवाली जो है सैनिकों के बीच बिताते हैं तो सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो देश के लिए नहीं जा रहे हैं। ऐसे नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो वैसे अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं जा रहे। आपके नेता कहाँ कब कैसे जाते हैं इसके बारे में देश को बताओ। तो इसका मतलब है कि आप वही सैनिक वो अपने मेडल वापस कर रहे हैं। कमाल पेंशन के उसमें वही सैनिक जो है कि मेडल वापस कर रहे हैं। अब ये भी क्या देश पर एहसान जैसा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं और देश के लिए जा रहे हैं? वो विदेश यात्रा कर रहे हैं सर, तो वो देश के लिए ही कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल एक क्वेश्चन आज के देश के सामने खड़ा हो रहा है कि जो हमारे कोई भी अगर गरीब आदमी, कोई भी अगर देश का एक नागरिक, एक राष्ट्रभक्त, अगर कोई समस्या उसको आती है और देश के सामने कोई क्वेश्चन पुट कर देता है, तो हमारे जो भाजपा के दोस्त हैं वो कहते हैं कि नहीं ये दूसरे विचारधारा के हैं। मुझे आश्चर्य हो रही है कि कहीं ये जो सैनिक हैं इनके भी कुछ समस्याएं आ रही है, ये भी अपना मेडल वापस करने वाले हैं, इनको भी ना कर रहे हैं। कांग्रेसी मंत्रालय में कांग्रेसी टेन्योर में इनको नौकरियां लगी थी, इसलिए कांग्रेसी विचारधारा के इसलिए मेडल वापस कर रहे। मुझे इन्हें विनम्र आग्रह है कि कम से कम इनके लिए इस अभिव्यक्ति को मेडल के मामले में मैं तुम्हें बता दूं, आज भी वीर चक्र विजेता कर्नल टीपी सिंह से बात हुई थी, त्यागी जी से। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो लोग ये मेडल वापस कर रहे हैं और मेडल जो बहादुरी सीने पर गोली खाने के लिए मिलता है, देश के लिए बहादुरी दिखाने पे मिलता है, उस मेडल को इस जाहिर सी बात है मेडल वाला विषय जो लाए हैं, मेरा ये कहना है कि इतने लंबे समय से इतने लंबे, लेकिन हम विषय से भटक रहे हैं। मामला वन रैंक वन पेंशन का मामला इतने समय से लंबित था, आपकी सरकार ने क्या किया उनके लिए? दुबे जी, मैंने आपको पहले भी कहा कि मुद्दे से ना हटें आप। बहरहाल इमरान साहब, काफी देर से आप खामोश बैठे हैं, ये सारी बातें आप सुन रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया पर एक बात अभी चली हुई है कि जितने भी मोदी जी ने विदेशी दौरे किए हैं, अगर इन सब की कॉस्ट लगाई जाए तो अगर ये विदेशी दौरे ना होते तो भारतीय जनता पार्टी अपना एक वादा जो पूरा कर सकती थी कि काले धन के बारे में जो बात थी कि हर एक व्यक्ति जो हिंदुस्तानी है उसके व्यक्ति के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए होंगे, तो अगर ये विदेशी दौरे ना होते तो शायद ये जुमला जो है ये पूरा हो चुका होता। बतौर कह दिया था और आगे आने 1000 जितने भी 10,500 करोड़ रुपया देश में आया है। हाँ, चलिए, वक्त चूंकि बहुत कम रह गया है, पीयूष जी बहुत संक्षेप में इस दौरे पर, इस मुद्दे पर। देखिए, ये दौरे में कितनी सफलता मिलती है, क्या होगा ये अब 2 दिन बाद ही पता लगेगा। लेकिन जहां तक अगर हम पृष्ठभूमि को देखें तो बहुत हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैसे इसमें दबाव जो है कि ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रीज है उनका भी पड़ा है। दरअसल वो भी चाहते हैं कि इस तरह जो है, क्योंकि उसको भी एक मार्केट चाहिए, भारत की बाजार चाहिए। देखिए, सीधा सीधा खेल बाजार का है। इस समय पूरे यूरोप में क्राइसिस संकट पड़ा हुआ है, यूरोप के कंट्रीज को जो है वो भारत की बाजार चाहिए, तो वहां पे भी दबाव है। इसलिए कैमरन इस तरह से आके और इस तरह स्वागत कर रहे हैं और जो है वहां अनाउंस करने वाले हैं। ये कहना चाहिए कि उनकी भी जरूरत है और भारत की भी जरूरत है, दोनों की जरूरत है। हाँ। लेकिन अभी तक का अनुभव जो रहा है उसमें विदेशी जो सरकारें हैं या विदेश जो दूसरे देश हैं वो भारत से ज्यादा फायदा उठा लेते हैं, भारत उनसे फायदा नहीं उठा पा रहा है। चीन उदाहरण है, अमेरिका उसका उदाहरण है, दोनों उदाहरण है उसके। चलिए पुष्परंजन जी, देखिए, ब्रिटेन तीसरा इन्वेस्टर है भारत में, अमेरिका और सिंगापुर के बाद। तो ब्रिटेन को इंटरेक्ट करना, उससे पहले आपने ध्यान दिया अध्यादेश अभी जारी हुआ है 2 दिन पहले, और उस अध्यादेश को बनाया गया एक दरवाजा खोलने के लिए, दिखाने के लिए कि आप आइए हमारे यहाँ, और भी हमने उसको बड़ा किया है, मीडिया में इन्वेस्टमेंट किया और तमाम चीजें, वैसा मीडिया जो मोदी जी के समर्थन वाला मीडिया, थोड़ा सा भारत में माहौल बनाए। एक दूसरा ये
आप तो पत्रकार हैं सर, ऐसी बातें तो ना करें। हाँ, लगता है, मतलब कि जो आंकड़े हैं, मैं बिना बुनियाद की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तमाम मीडिया जो कि यहूदियों का समर्थक है, वो तमाम मीडिया जो कि उस तरह के सोच का समर्थक है, वो इन्वेस्टर्स के रूप में भारत में आएगा। आप देखिएगा आज से कुछ दिन के बाद। एक दूसरा कि 2004 में टीपू सुल्तान की तलवार वहां से वापस आई थी, ब्रिटेन से ही। वहां ऑक्शन हुआ था, किंगफिशर के विजय माल्या ने उसको लिया था। वाजपेयी सरकार ने इनिशिएटिव लेके वो तलवार टीपू सुल्तान की मंगाई। इस साल 22 अप्रैल 2015 को ऑक्शन हुआ था। टीपू सुल्तान के साजो सामान, हथियार और तमाम चीजें इस्लामिक एंड इंडियन आर्ट ऑक्शनर है ब्रिटेन में, लंदन में बेस्ड। 60 लाख पाउंड में वो ऑक्शन हुआ वहां पर। लेकिन मोदी जी क्यों नहीं उस कभी इनिशिएटिव लिया वहां पर ब्रिटिश वक्त चूंकि मेरे पास तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जो ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है, ब्रिटिश ट्रेड से जुड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं। वो इनिशिएटिव लेना चाहिए था ताकि देश का चेहरा बने और इन्वेस्टर्स आपके यहाँ आए। दूसरा एक बात और गीतांजलि बताऊं, जो सामरिक वाली मसला है ना, सामरिक महत्व के जो मुद्दे जिसमें बातचीत होगी, उसमें भी भारत बहुत कमजोर स्थिति में है। क्योंकि जो है कि कश्मीर को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर जो भारत की भूमिका रही है, खासकर कश्मीर के मामले में, तो वहां के विदेशी मंत्री ने कह भी दिया था कि जो है कि हम जो है कि मानते हैं कि कश्मीर जो है वो जिम्मेदार है उसके लिए, कि वो जो साउथ एशिया में जितना भी जो आतंकवाद फैला पड़ा है उसके लिए कश्मीर जिम्मेदार, जो भारत ने बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन किया था। तो मोदी कैसे ये सामरिक महत्व के इन मुद्दों से कैसे चर्चा कर पाएंगे और क्या कर पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा बिल्कुल। अभी कई ऐसे सवाल हैं। मैं माफी चाहूंगी आप सभी मेहमानों से, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। दुबे जी, मैं माफी चाहूंगी, अगली चर्चा में आप अपनी बात, अगर ये चर्चा चले तो जरूर रखिएगा। बहुत माफी चाहूंगी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए, लेकिन ये तमाम मुद्दे जो हैं, ये तमाम बातें जो हैं, वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि अब परिणामों की जरूरत है। क्या परिणाम निकलकर सामने आ पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। न्यूज़ लाइन में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज़।